हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू KCS क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पर्यावरण का एपिसोड नंबर 7। इससे पहले हमने 6 वीडियो दे दिए हैं और ये 7 नंबर है। इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन के साथ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत अच्छा है, आप देखिएगा अंत तक और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए, दिया गया है पहला क्वेश्चन आप सामने, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको, नर्मदा, चिपको या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पारिस्थितिकी देखो, चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था दोस्तों, जो कि 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपक गई थी। तो क्योंकि वृक्षों से चिपक गई थी तो कोई पेड़ नहीं काटेगा, क्योंकि उसमें पेड़ कटाई हो रही थी दोस्तों। और एक इसमें दिया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों यह नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन दोस्तों है। और इसमें एक दिया गया है एपिको आंदोलन। ये दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण संबंध आंदोलन दोस्तों कहाँ का है? दक्षिण भारत का है और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन दोस्तों है। ये पहले सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक में आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्वेश्चन दिया गया, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे है? तो पादप संरक्षण से है, मतलब यही पादप संरक्षण से है। चलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं दोस्तों, ये है पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं। देखिए इसमें क्या होता है, व्यवस्था में आपका खाद्यान्न जल का आएगा, नियंत्रण में आपका जलवायु रोग का नियंत्रण, समर्थन में आपका पोषण फसल चक्रण, और इसके सांस्कृतिक सेवाएं में जो आएगा आपका वो आएगा आध्यात्मिक शैक्षणिक मनोरंजन सेवाएं, और संरक्षण में आपका आएगा परिसरिंग में विविधता अनुरक्षण। ये सभी चीज़ें हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है, ये क्या है? पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका भूमंडलीय हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन जितना दिया गया सब आया हुआ पीसेस का क्वेश्चन है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ये है पारिस्थितिकी पदछाप। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। देखिए, पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी छाप। ठीक है, पदछाप या यही कहते हैं। ठीक है, साथ में इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन का उत्सर्जन भी या मापन भी किया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिलेनियम इकोसिस्टम एमेंसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो कौन सी है दोस्तों? पोषक चक्रण और फसल परागण। ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया है सी वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो वो है दोस्तों यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। जो मैंने बाहर आपको बताया था कब लागू हुआ था, तो 1972 में। ठीक है, और देखिए 1973 में सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेस ने किया था। किसने? अर्नीज, एक सेकेंड, यस, अर्नीज नेस ने किया था। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। हाँ, लागू किया था, लेकिन जो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है तो घोषित कब किया गया था? वो आपका 1986 में किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो वही वापस क्वेश्चन आ गया यूकेलिप्टस। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, तो क्या है? तालाब एवं दलदल। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, स्थिर जल के आवास में क्या होता है, इसे बोलते हैं, स्थिर जल के जो आवास होते हैं उसे बोलते हैं लैंटिक आवास। लैंटिक आवास जो जहाँ पर जल स्थिर रहता है, जैसे आपका तालाब हो गया, झील हो गया, जलाशय हो गया, आर्द्रभूमि हो गई, ये सभी होते हैं। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर तालाब एवं नदी नहीं है आपका। देखिए हाँ, कुछ लोग सोचेंगे देखिए झरना हो गया, नदी हो गया, तो ये नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है। नदी भी नहीं है, नदी जहाँ होगी नहीं होगी, तालाब में दलदल है, कुछ लोग सोचेंगे ऊपर सभी है, तो ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया वही आपका सही जवाब हो जाएगा। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच जो होता है उसे बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए एक क्षेत्र है और ये एक क्षेत्र है, ठीक। यहाँ है एक समुदाय ए और यहाँ है एक समुदाय बी, ठीक। जो ये वाला क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। चलिए, यहाँ हमारे जंगल हो गया और यहाँ हो गई घास, तो यही हो गया दो जो समुदाय होते हैं उसी को। फिर देखते हैं सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है? कौन है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर या इसके बाद वन? तो आपका है महासागर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थायी है वो आपका समुद्री है। समुद्री, बस यही दिया गया है, समुद्री मतलब समुद्री या महासागर बोल दीजिए, बात वही होती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा सही दोस्तों है? पहले देखिए, पहले आते हैं मैंग्रोव घास स्थल। तो यहाँ पर कहीं दिया गया है मैंग्रोव घास स्थल और झील सागर। मैंग्रोव हो गया, फिर घास, फिर आपका झील, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इनमें से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, किसने? अर्नीज नेस ने किया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने किया था, कब किया था? तो 1973 में किया था। फिर देखते हैं 9 दिया गया है, पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? इसको आपको बताना है। तो ये किए थे ग्रीनले ने। किसे? ग्रीनेल ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने 1917 में किया था, ठीक है, जिसे इन्हें सूक्ष्म आवास भी कहते हैं, माइक्रो हैबिटेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका नाम था जोसेफ ग्रीनेल, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? कौन दर्शाती है दोस्तों? एकोक्लाइन, हेलोक्लाइंस या पिक्नोक्लाइन? यस, पिक्नोक्लाइन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये क्या होता है, किसी जल में निकाय में जो घनत्व को दिखाती है उसे बोलते हैं पिक्नोक्लाइन। हेलोक्लाइन क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है, तो जल निकाय में जो लवणता होती है उसको ये शो करती है। अब ये क्या होता है, थर्मोक्लाइन क्या होता है दोस्तों? ये जल निकाय में गहराई की जो तापमान होता है उसको बताती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं, ठीक। अब इसमें से कौन सा सही होगा आपका? अब घटक सूक्ष्मजीवों को सतह पर लाकर, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। पोषकों को सतह पर लाकर, हाँ ये आपका सही है, ठीक है। अर्ध स्थलीय जीवों को सतह पर लाकर, ये भी आपका गलत है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए समुद्री प्रवाह उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान जो गर्म पोषक रहित जल को सघन और ठंडे तथा पोषक तत्वों में जल को स्थानांतरित कर देती है। जैसे मान लीजिए आपने गर्म पानी रखा फ्रिज में तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर ठंडा रखेंगे तो कम ठंडा होगा ना, वैसे ही। फिर देखिए पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया, ये आपका सही नहीं है। देखिए ये भी आपका सही नहीं है। फिर पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, तो आपका ये भी जो है आपका सही नहीं। तो मतलब दोनों आपका ना तो एक और ना तो दो सही है। देखिए पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया था। तो आपका पहला क्वेश्चन ये तो गलत हो गया, 72 दिया हुआ है। फिर देखिए
कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है। तो आपका डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर ना अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन सभी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, KCS क्लासेस डालिएगा वहाँ से। और दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट शुरू पढ़िएगा, हमारा एक पेज है KCS क्लासेस जो कि फेसबुक पेज है, उस पर जाइए, आप ऐड होइए, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।